राधे राधे दोस्तों, आज हम आपको सुनाएंगे बेटियां बोझ नहीं होती, क्यों बेटे और बेटियों में फर्क किया जाता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। पार्वती जी ने जब अपने घर का गेट खोला तो सामने बेटी और दामाद को देखा तो वह अचानक से बोल पड़ी, अरे बेटी, तुम लोग अचानक से कोई खबर भी नहीं किए हो। तभी उसकी बेटी दिव्या बोली, अरे माँ, क्या कम से कम अंदर तो आने दो, फिर यहीं पर खड़े खड़े होकर सब बातें बता दें। तो उसकी माँ पार्वती बोली, अच्छा चलो बेटा अंदर आओ, मैं तो भूल ही गई थी। और सुमित जो पार्वती थी उसने जल्दी से रसोई में जाकर अपनी बेटी और दामाद के लिए चाय नाश्ता तैयार किया। फिर पार्वती जी चाय नाश्ता देते हुए बोली, सब ठीक तो है ना दामाद जी। और यूं अचानक कहते कहते जो बीच में ही उनकी बेटी फिर बोल पड़ी। दिव्या बोली, माँ बताती हूँ ना मैं सब, पहले आराम से बैठो और चाय तो पी लो। चाय नाश्ता करते ही दिव्या के पति राकेश ने जाने की अनुमति मांगी। पार्वती जी ने कहा, अरे दामाद जी, इतनी जल्दी कैसे, अभी तो बैठे भी नहीं है, कुछ बातें भी नहीं की। तभी दिव्या बोली, अरे माँ, मैं आपके साथ रुकने वाली हूँ, मैं कौन सा इनके साथ जा रही हूँ, इनको जाने दीजिए, इनको थोड़ा काम है। इतना कहकर दिव्या राकेश के साथ घर के बाहर तक आई। राकेश ने कहा, दिव्या, माँ ने जो कहा है वो याद रखना, और अब आई गई हो तो कहीं मन मत बदल लेना अपना। दिव्या बोली, ठीक है। और इतना कहकर उसका चेहरा उदास हो गया और वह अंदर आ गई। अंदर आते ही पार्वती ने जो फिर पूछा, बताओ बेटी, यूं अचानक कैसे आना हुआ? आज से पहले तो कभी नहीं आई तो इस तरह, कुछ बात है क्या? कुछ बुझी बुझी सी भी लग रही हो। अचानक ही दिव्या अपनी माँ की गोद में सिर रखकर जोर जोर से रोने लगी। पार्वती बोली, क्या हुआ बेटी, ऐसे रोते नहीं है, घर में लड़ाई हुई है क्या, या सासू माँ ने कुछ कह दिया? तो दिव्या बोली, नहीं माँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो पार्वती बोली, तो बताओ क्या हुआ है बेटी, अगर बताओगी नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा क्या हुआ है। अब की बार तो तुम अपनी दोनों बच्चियों को भी लेकर नहीं आई। और पार्वती के चेहरे पर जो थोड़ी चिंता झलक रही थी। तब दिव्या अपने आंसू पोंछते हुए बोली, माँ, उन्हीं की वजह से तो ये सब हो रहा है, ना वो दोनों इस दुनिया में आती और ना ही मुझे ये दुख देखने पड़ते। पार्वती जी बोली, ऐसा क्यों बोलती है बेटी, मैंने भी तो तुम 4 बहनों को जन्म दिया है, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। दिव्या बोली, माँ, तुम्हारा समय और था, अब समय बदल गया है, उस समय इतनी महंगाई नहीं थी। अच्छा, पार्वती जी बोली, समय बदल गया है, ये बात तुम कह रही हो? समय बदलता नहीं है बेटी, बदला जाता है। तुम माँ होकर अपनी बेटियों के लिए ऐसे बोल रही हो तो दूसरे तो अपने आप ही उन्हें बोझ समझेंगे। खैर छोड़ो, यह बताओ बात क्या है। दिव्या अपनी माँ का हाथ अपने हाथ में लेते हुए बोली, माँ, तुम्हें तो पता है मैंने 2 नहीं 3 बच्चियों को जन्म दिया है, चाहे एक इस दुनिया में ना हो। उसके बाद मुझे ससुराल में कितने ताने सुनने पड़ते हैं, मैं उनका वंश नहीं चला सकती। और माँ, मैं फिर से गर्भ से हूँ, अगर अब की बार भी। और फिर इतना कहकर दिव्या रोने लगी। पार्वती बोली, फिर से मतलब तुम अपने शरीर की ओर क्यों नहीं देखती, कितना कमजोर हो गई है, अभी छोटी वाली बच्ची 2 साल की भी नहीं हुई है और फिर से। जो पार्वती ने दिव्या को देखते हुए कहा। दिव्या बोली, माँ, मैं तो करना नहीं चाहती थी, लेकिन क्या करूं, रोज रोज के तानों से तो अच्छा ही है ना। तब पार्वती बोली, तो उनकी सुनकर खुद का ख्याल रखना भी छोड़ देगी क्या? छोटी छोटी बच्ची अभी 2 साल की भी नहीं हुई है, सबसे छोटी वाली, वो कैसे रहेगी तुम्हारे बिना? क्या छोड़कर आ गई तू उसे? क्यों छोड़कर आई है? और अभी तू रुकने की बात भी कर रही है। तब दिव्या बोली, माँ, छोटी वाली बेटी के होने के बाद रोज मुझे इस दुख से गुजरना पड़ता है। रोज सासू माँ के ताने राकेश के काम से आते ही शुरू हो जाते हैं।
राकेश थके हारे आते हैं, उनसे भी मैं क्या कहूँ। पूरे दिन ऑफिस में काम, और अगर मैं अपना दुखड़ा उन्हें सुनाने लगी तो वह भी झल्ला उठते हैं। मैं तो अपनी परी को लेकर आ रही थी, लेकिन सासू माँ ने साफ साफ मना कर दिया। पार्वती बोली, तो अब क्या कहा उन लोगों ने? दिव्या बोली, माँ अभी 2 दिन पहले मैंने सोनोग्राफी करवाई थी, उसमें पता चला है कि अब की बार मुझे जुड़वा बच्चे हैं। घर आकर जब राकेश ने यह बात अपनी माँ को बताई तो वो खुश होने की बजाय झल्ला पड़ी और बोली, लगातार लड़की होने के लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ऊपर से जुड़वा, कैसे संभालेंगे हम इतनी सारी लड़कियों को। फिर उन्होंने मुझे गर्भ गिराने के लिए बोला, लेकिन डॉक्टर ने साफ साफ मना कर दिया है माँ कि ऐसा करने से मेरी जान को खतरा है। माँ, सासू माँ ने अपना फैसला सुनाया है कि या तो मैं आपके पास आकर अपना गर्भ गिरवा लूं या फिर बच्चे होने तक यहीं पर रहूं। अगर लड़कियां हुई तो वो मुझे अपने घर में पैर भी नहीं रखने देंगी। दुख तो इसी बात का है ना माँ। राकेश ने भी अपना जो कुछ नहीं कहा और अपनी माँ का फैसला चुपचाप मान लिया। इतना कहकर फिर से दिव्या रोने लगी। पार्वती जी बोली, दिव्या रोते नहीं है, ऐसे समय में हिम्मत से काम लेते हैं, और तू मेरी बेटी है। जब तुम्हारी माँ ने कभी हिम्मत नहीं हारी तो बेटा तू कैसे हार सकती है। मैंने भी तुम 4 बहनों को जन्म दिया है, बहुत ताने सुने थे, गर्भ कराने भी गई थी, लेकिन वहाँ से भी छुपकर वापस आ गई थी। घर वालों ने अलग कर दिया था, रहने के लिए मकान तक नहीं दिया था। बहुत दुख झेले हैं मेरी बच्ची मैंने भी, लेकिन अब मेरी बेटी दुख नहीं देखेगी। अगर तुम्हें मेरी बात सही लगे तो मान लेना। मानेगी मेरी बात? तो दिव्या की आंखों में देखते हुए पार्वती ने कहा। तो दिव्या बोली, लेकिन माँ हम क्या करेंगे? वह अपनी मजबूरी जताते हुए कहने लगी। पार्वती बोली, जो हम कुछ ठान लेते हैं ना तो सब कुछ कर सकते हैं। तुम बस मेरी बात मानो, फिर देखो वो लोग तो दौड़ दौड़ कर तुम्हारे पास आएंगे। दिव्या बोली, माँ आप कुछ भी कर लो, अगर लड़का नहीं हुआ तो वो मुझे कभी नहीं स्वीकार करेंगे। तो पार्वती जी बोली, अगर वो स्वीकार नहीं करेंगे तो क्या तुम्हारी जिंदगी खत्म हो जाएगी? तुम अपने बच्चों के लिए जीना नहीं चाहोगी? तो वह बोली, पार्वती ने जब उसे समझाया तो दिव्या कहने लगी, अपने बच्चों के लिए ही तो जी रही हूँ माँ, वरना मैं तो कब की। पार्वती बोली, नहीं बेटी ऐसे नहीं बोलते, और उसने अपनी बेटी को गले लगा लिया। काफ़ी देर तक अपनी बेटी को समझाने के बाद पार्वती ने राकेश को फ़ोन किया, लेकिन राकेश ने तो वही रटी रटाई बात तोते की तरह फटाफट बोल दी। घर में वही होगा माँ जी जो मेरी माँ चाहेगी। 2-3 दिन बीते, लेकिन ना तो राकेश का फ़ोन आया और ना ही दिव्या की सासू माँ का। पार्वती से अपनी बच्ची की हालत देखी नहीं जा रही थी। वह रोज दिव्या को समझाती, लेकिन दिव्या पर कोई असर नहीं होता। वह दिन पर दिन मुरझा सी जा रही थी। एक दिन पड़ोस वाली आंटी से पता चला उसकी बेटी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। दिव्या से रुका नहीं गया और वो अपनी बेटी से मिलने ससुराल पहुंच गई। दिव्या अपनी दोनों बच्चियों को देखकर बहुत खुश हो गई और उनको गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगी। वहीं बच्चों का भी यही हाल था। राकेश की आंखें भी नम होने से नहीं वह रोक पाया। दिव्या बोली, अब क्यों रो रहे हो राकेश? उस दिन कहाँ थे जब मम्मी जी ने फैसला सुनाया था? आपने उस दिन अगर मेरा साथ दिया होता तो आज मेरे बच्चों की ये हालत नहीं होती। राकेश कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो दिव्या, लेकिन मैं क्या करूं? पापा के जाने के बाद माँ ने मुझे बहुत दुख उठाकर संभाला है और उन्होंने मुझे बड़ी मेहनत से पाला है। अगर उनकी बात मैं काटता हूँ तो भी तो दुख होता है मुझे। तुम्हारी तरफ देखता हूँ तो भी दुख होता है। अब मैं क्या करूँ? तुम ही बताओ। मैं तो अपने परिवार के बीच में फंस सा गया हूँ। इतना कहकर राकेश वहीं सोफे पर बैठ गया। पार्वती जी कहने लगी, बेटा आप भी अपनी जगह सही हो, लेकिन माँ के साथ साथ दिव्या भी तुम्हारी जिम्मेदारी है और बच्चे भी। माँ की बात काटने को हम नहीं बोलते, लेकिन मैं उनको इतना तो बेटा तुम समझा सकते हो कि क्या गलत है क्या सही है। मैं जानती हूँ बेटा, आप भी बच्चों के बिना खुश तो नहीं रहते होंगे।
पार्वती की बात सुनकर राकेश बोला, आपको क्या लगता है माँ जी, मैं उनको समझाता नहीं? रोज बच्चों का उदास चेहरा देखकर मैं उनसे कहता हूँ, लेकिन उनको तो सिर्फ घर के चिराग की पड़ी है, कौन समझाए उनको? तब जो पार्वती जी बोली, मेरी बात मानो बेटा, कुछ दिनों के लिए आप अपनी माँ से दूर चले जाओ और उनसे बात भी मत करो। अब उन्हें समझाने का एक ही रास्ता है। पार्वती की बात सुनकर राकेश सोचते हुए दिव्या और बच्चों की तरफ देखने लगा। राकेश अपनी माँ को समझाकर थक चुका था। उसे पार्वती जी का तरीका ठीक लगा, लेकिन मन ही मन कहीं ना कहीं वो डर रहा था। उसे अपनी माँ की चिंता थी, लेकिन अपने बच्चों के लिए उसने यह कदम उठाना स्वीकार कर लिया। दूसरे दिन राकेश सुबह सुबह काम के लिए ऑफिस से निकला, लेकिन शाम को वह घर नहीं लौटा तो उसकी माँ शारदा को चिंता होने लगी। रात के 9 बजने को आए, लेकिन अभी तक राकेश घर नहीं पहुंचा था। बच्चियां बार बार अपने पापा के बारे में पूछ रही थीं कि दादी, माँ, पापा कब आएंगे? शारदा कभी उन पर चिल्लाती, कभी उन्हें प्यार से समझाती। अचानक शारदा को याद आया, कहीं राकेश दिव्या के यहाँ तो नहीं गया। लेकिन आज से पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि वह बिना बताए कहीं भी गया हो। उसका फोन भी तो बंद आ रहा था। शारदा ने खुद को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी उन्होंने दिव्या को फोन लगा ही दिया। अपने फोन पर सासू माँ की कॉल देखकर दिव्या के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। दिव्या ने कॉल रिसीव की और आगे से ही शारदा जी की आवाज़ आई। हेलो, दिव्या बोली। नमस्ते माँ जी। तो उसकी सासू माँ बोली, दिव्या, मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया है, राकेश तुम्हारे पास है क्या? वह अभी ऑफिस से घर नहीं आया है और ना ही उसका फ़ोन लग रहा है। अगर वो तुम्हारे पास है तो मुझे सच सच बता देना, मुझे उसकी बहुत चिंता हो रही है। शारदा ने सब कुछ एक ही सांस में कह गई। दिव्या बोली, माँ जी, वो भला यहाँ क्यों आएंगे? आपसे पूछे बिना तो कुछ नहीं करते। आप रुको, मैं उनके ऑफिस में कॉल करके पूछ लेती हूँ, शायद अपने दोस्तों के साथ हों। तो उसकी सासू माँ बोली, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर लूँगी, लेकिन अगर तुम्हारे पास राकेश की कोई खबर हो या उसका कॉल आए तो ज़रूर बता देना। इतना कहते ही शारदा ने फ़ोन रख दिया। शारदा ने राकेश के ऑफिस में कॉल किया, लेकिन वहाँ तो राकेश अपने टाइम पर ही चला गया था। अब शारदा जी सोच में पड़ गई। ना तो राकेश ऑफिस में है, उसका कुछ पता चला, और ना ही राकेश दिव्या के पास है। आखिर राकेश गया तो गया कहाँ? अब वो किससे मदद मांगे? अगर वो खुद कहीं जाती हैं तो घर पर बच्चियां अकेली रह जाएंगी। अब शारदा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे और क्या ना करे। शारदा ने राकेश के सभी दोस्तों को कॉल किया, लेकिन उनको कुछ पता नहीं था। जैसे तैसे दादी पोतियों ने मिलकर रात काटी। आज शारदा को कहीं ना कहीं ये भी लग रहा था कि दिव्या उसके साथ होती तो शायद यह सब नहीं होता। आज शारदा खुद को बहुत अकेला महसूस कर रही थी। उससे बच्चियों की हालत देखी नहीं जा रही थी। माँ को तो उन्होंने पहले ही मायके भेज दिया, अब राकेश भी। पता नहीं क्या हुआ होगा मेरे बेटे के साथ, भगवान सब ठीक करे। और शारदा जी के मन में तरह तरह के विचार आ रहे थे। शारदा ने दिव्या को घर वापस बुलाने का फैसला किया, क्योंकि अब बच्चियों को संभालना बहुत मुश्किल था और वो खुद भी बच्चियों की हालत नहीं देख पा रही थी। दिव्या के आते ही दोनों पुलिस स्टेशन गए और राकेश के गायब होने की रिपोर्ट लिखवाई। घर आकर शारदा निढाल होकर सोफे पर गिर पड़ी। दिव्या से उनकी हालत नहीं देखी जा रही थी, लेकिन करती भी तो क्या, उन्हें समझाने के लिए सब करना जरूरी था। पूरा दिन बीत गया, राकेश की कोई खबर नहीं थी। शारदा के गले से खाने का निवाला भी नहीं उतर रहा था। वह बस अपने बेटे के लिए रोई जा रही थी। बार बार पुलिस स्टेशन फ़ोन करके पूछती कि उसके बेटे का कुछ पता चला कि नहीं, लेकिन वहाँ से भी यही खबर आती, अभी तक कोई खबर नहीं है। शाम को दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी तो शारदा ने दौड़कर दरवाज़ा खोला। सामने देखा तो राकेश 2 पुलिस वालों के साथ खड़ा था और पुलिस वाले बोले, शारदा जी, आपका बेटा राकेश कहीं गायब नहीं हुआ था। ये कुछ लोग अपने काम से बाहर गए हुए थे। अभी इनका फ़ोन ऑन हुआ तो लोकेशन ट्रेस करके हमने इनका पता लगाया। इंस्पेक्टर ने राकेश की ओर मुड़कर कहा, आइंदा कहीं जाओ तो राकेश अपने घर वालों को ज़रूर बताकर जाना। इतनी लापरवाही करते हुए दिखाई तो नहीं देते, समझदार लगते हो, लेकिन आगे से आपकी वजह से आपके घर वालों को भी परेशानी ना हो, इसका ध्यान रखना। राकेश बोला, सॉरी इंस्पेक्टर साहब, मेरी वजह से आपको जो तकलीफ हुई
उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। इतना कहकर राकेश अंदर चला गया। शारदा ने भी पुलिस वालों का धन्यवाद किया और वो भी राकेश के पीछे पीछे अंदर चली आई। तो राकेश की माँ बोली, राकेश समझते क्या हो, मैं तुम जो बिना बताए चले गए। राकेश बोला, क्या समझती हो माँ आप, मैं कोई बच्चा हूँ? मैं बच्चा नहीं हूँ जो मेरे पीछे आपने पुलिस को भेज दिया। फ़ोन की बैटरी डेड हो गई थी, थोड़ा इंतजार भी तो कर सकते थे आप लोग। आपकी इस हरकत की वजह से मुझे कितना शर्मिंदा होना पड़ा मेरे दोस्तों के सामने। राकेश ने गुस्से में अपनी माँ को अंदर आते ही कहा। जिंदगी में पहली बार राकेश अपनी माँ के साथ इस तरह बात उसने की थी। शारदा जी यह सुनकर हक्की बक्की रह गई। आज से पहले राकेश ने कभी आंख उठाकर भी बात नहीं की थी और आज शारदा जी से सहन नहीं हुआ और वे गुस्से में आकर उन्होंने राकेश के गाल पर एक चांटा जड़ दिया और बोली, मैं तो अपने आप को माँ ही समझती हूँ, लेकिन तुम आजकल पता नहीं खुद को क्या समझने लगे हो। माँ हूँ, तुम्हारी चिंता होती है मुझे। आज से पहले कहीं गए हो तो बता कर ही गए हो, लेकिन बड़े हो गए हो ना, तो अपनी माँ की तकलीफ क्यों नहीं दिखाई देती तुम्हें? तुम क्या जानो एक माँ का दर्द। इतना कहकर शारदा जी वहाँ से जाने लगी। तब राकेश बोला, मैं तो नहीं जानता एक माँ का दर्द, लेकिन आप तो अच्छे से जानती होंगी ना, क्योंकि आप एक माँ हैं। फिर क्यों आपने इन बच्चियों की माँ को इनसे अलग कर रखा है? क्यों नहीं समझती आप? इन्हें भी तो अपनी माँ की ज़रूरत है और इनकी माँ को इन बच्चों की। राकेश ने अपनी माँ के करीब आते हुए कहा था। तो वह अपनी माँ का दिल तो नहीं दुखाना चाहता था और बोला, माँ बस आपको समझाना चाहता हूँ, आप मेरी ज़िंदगी हैं, लेकिन अब दिव्या और बच्चे भी उसमें शामिल हैं। मैं उनके बिना कैसे रहूँगा? ऊपर से इन बच्चियों को अपनी माँ से अलग कर दिया है आपने। मैं रोज़ रोज़ अपनी बच्चियों को घुटते नहीं देख सकता। मुझे यह सब करना पड़ा, मुझे माफ़ कर दो माँ। इतना कहकर राकेश वहीं घुटनों के बल अपनी माँ के पैरों में गिर पड़ा। शारदा जी की आंखों में आंसू बहने लगे। दिव्या ने जब देखा कि दोनों उनकी तरफ जाने लगी, लेकिन शारदा ने दिव्या से मुंह मोड़ लिया। दिव्या को लगा जैसे कुछ बदला ही नहीं और आंखों में आंसू भरकर उसने प्यार से अपने बच्चों की ओर देखा और वह घर से बाहर जाने लगी। और राकेश बोला, माँ दिव्या को रोक लो। माँ मैं और बच्चे दिव्या के बिना नहीं रह सकते। माँ रोको ना दिव्या को, वो जा रही है। राकेश का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन शारदा जी को देखकर ऐसा लग रहा था उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। देखते ही देखते दिव्या घर से बाहर चली गई। दूसरे दिन राकेश सुबह जब ऑफिस के लिए तैयार होकर नीचे आया तो उसने देखा उसकी माँ और बच्चों ने नए नए कपड़े पहन रखे थे। गुब्बारों और फूलों से घर की सजावट भी अच्छी कर रखी थी। राकेश को समझ नहीं आया, आज तो किसी का जन्मदिन भी नहीं है, फिर यह साज सजावट क्यों? राकेश इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करके जब बाहर जाने लगा तो पीछे से शारदा जी ने आवाज़ दी, राकेश जरा रुक बेटा, यह तो बताते जाओ घर की सजावट कैसी लगी। राकेश बोला, माँ जब आपने की है तो अच्छी होगी ना, आप कुछ गलत थोड़ी ना करती हो कभी। इतना कहकर वह तेज कदमों से बाहर निकल गया। शारदा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट छा गई। उधर पार्वती जी के घर के दरवाजे की घंटी बजी। पार्वती जी दिव्या से बोली, जरा बेटा देखना कौन है। और वो रसोई में काम कर रही थी। दिव्या बोली, देखती हूँ माँ। दिव्या ने जैसे ही दरवाजा खोला तो देखा शारदा जी और दिव्या की दोनों बेटियां सामने खड़ी थी। दिव्या को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। तीनों ने सुंदर सुंदर ड्रेस पहनी हुई थी, जैसे कि घर में कोई फंक्शन हो। अंदर आने के लिए नहीं कहोगी, शारदा जी ने दिव्या का ध्यान भंग किया। तभी दिव्या बोली, आइए मम्मी अंदर आइए। तभी अंदर से पार्वती जी आई और बोली, कौन है बेटा? और शारदा जी को देखकर उनको कुछ समझ आता उससे पहले शारदा जी ने आगे बढ़कर पार्वती जी को गले लगा लिया। ऐसा शायद पहली बार हो रहा था। शारदा जी, पार्वती जी बोली, आप यहाँ आने से पहले खबर भी नहीं की? तब शारदा जी बोली, भाई हमने सोचा बहुत दिन हो गए अपनी बहू से मिले हुए, कल भी ये बिना बोले चुपचाप वापस आ गई तो हमने सोचा हम ही जाकर मिल लेते। आखिर एक ही तो बेटी है मेरी, इस तरह से नाराज रहेगी तो कैसे चलेगा? शारदा ने दिव्या की ओर देखते हुए कहा था। शारदा जी बोली, शायद पहली बार दिव्या को उन्होंने अपनी बेटी कहकर बोला था, इसलिए दिव्या की आंखों में आंसू आ गए। शारदा जी बोली, मुझे माफ कर दो दिव्या, मैं समझ नहीं पाई, मैंने तो बहुत बड़ा पाप किया है। इतने दिनों तक इन नन्ही सी परियों को उनकी माँ से दूर रखा है, खुद औरत होकर एक औरत की अहमियत समझ नहीं पाई।
क्या तुम अपनी माँ को माफ नहीं करोगी? कहते कहते शारदा जी की आवाज रुंध गई। दिव्या बोली, माँ जी आप कैसी बातें कर रही हो? आप बड़ी हैं हम सबसे, आप माफी मत मांगिए। आपने मुझे बेटी कहकर पुकारा है, मेरे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। दिव्या ने अपनी सासू माँ के आंसू पोंछे और उनके गले लग गई। जब राकेश मुझसे दूर गया तो मुझे समझ आया कि एक माँ का दर्द क्या होता है बेटी। जो शारदा जी कहने लगी, कैसे रहती होंगी तुम अपने बच्चों के बिना? मुझे महसूस हुआ कि एक माँ का बच्चा जब दूर जाता तो उसकी माँ पर क्या बीतती है। मुझे समझाने का शायद यही रास्ता था। अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेटी की आने वाली संतान बेटा है बेटियां। बस अब अपने घर चलो, तुम्हारे बिना तुम्हारा घर सूना सूना सा हो गया है, घर को फिर से तुम्हारी जरूरत है। शारदा ने दिव्या का हाथ पकड़ते हुए उसे चलने वाले अंदाज में कहा। तो पार्वती जी बोली, अरे यहाँ तो माँ बेटी का प्यार उमड़ रहा है और हमें तो भूल ही गए। पार्वती ने अपनी आंखों को पोंछते हुए कहा। तो शारदा जी बोली, देखिए पार्वती जी, मैं आपकी भी गुनहगार हूँ। मैंने आपकी बेटी को बहुत दुख दिए, आप मुझे माफ कर दीजिए। पार्वती जी बोली, अरे बहन जी आप कैसी बातें कर रहे हो? जो होना था सो हो गया, अब सब ठीक है। यह सबसे बड़ी खुशी की बात है। और एक बार फिर शारदा और पार्वती जी दोनों एक दूसरे के गले लग गईं। शारदा जी ने बैग से एक साड़ी निकाली और दिव्या को दी और बोली, पहन ले बेटा, राकेश को यह साड़ी बहुत पसंद है ना, जल्दी से तैयार हो जाओ। यह ना हो कि राकेश हमसे पहले घर आ जाए, यह सब उसके लिए सरप्राइज है। शायद मुझे मेरा बेटा माफ कर दे। यह कहते हुए शारदा जो दिव्या को तैयार होने के लिए जल्दी जल्दी कहने लगी। सबने खुशी खुशी पार्वती जी से विदा ली और अपने घर के लिए चल दिए। घर आकर दोनों सास बहू ने मिलकर राकेश की मनपसंद का खाना बनाया, लेकिन इसके साथ साथ आज शारदा जी ने दिव्या की मनपसंद भरमा भिंडी भी बनाई। दिव्या से तो रुका ही नहीं जा रहा था, मन कर रहा था कि वह अभी भिंडी खाने लगे। उसकी हालत देखकर शारदा जी मनी मन मुस्कुराई जा रही थी। शाम को जब राकेश घर लौटा तो उसने देखा घर में अंधेरा छाया हुआ है। राकेश ने बार बार माँ को आवाज लगाई। थोड़ी देर बाद लाइट ऑन हुई तो राकेश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। सामने दिव्या खड़ी थी। अपने सारे परिवार को एक साथ देखकर राकेश की आंखें भर आईं। वह कहने लगा, क्या अब भी अपनी माँ को माफ नहीं करेगा? शारदा जी एकदम से बोली। तो राकेश बोला, माँ मैं आपसे रूठा ही कब था? इतना कहकर राकेश अपनी माँ के गले लग गया और बच्चों की तरह शिकायत करने लगा। तो ये सब दिव्या के लिए हो रहा था माँ, मेरे लिए तो कभी आपने इतनी सजावट नहीं की इस घर में। तब शारदा जी बोली, बेटा सजावट हो भी क्यों ना, आज मेरी बहू नहीं मेरी बेटी मेरे घर आई है। इसी के साथ घर में हंसी खुशी के फुहारे फूट पड़े। आज शारदा जी के दिल से जो माँ के दर्द का उसे एहसास हो गया था, और माँ का दर्द क्या होता है यह तो एक माँ ही जानती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। राधे राधे।